लैंडिंग की परमिशन दे देता है, जिसके बाद रात के करीब 3 बजे प्लेन यूएई में लैंड करता है। यूएई में लैंडिंग के साथ ही इंडियन अथॉरिटीज यूएई गवर्नमेंट से कॉन्टैक्ट कर वहां अपने कमांडोज को भेजने की परमिशन मांगती है, लेकिन यूएई भारत की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है। हालांकि भारत के कहने पर यूएई अथॉरिटीज हाईजैकर्स के साथ एक नेगोशिएशन करती है, जिसमें फ्यूल के बदले इंजर्ड पैसेंजर्स, महिलाओं और बच्चों को रिलीज करने की डिमांड थी। हाईजैकर्स यहां 27 पैसेंजर्स को छोड़ने के लिए मान जाते हैं, जिसमें एक डेड बॉडी भी थी। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि रूपिन कतियाल की थी, जो इलाज न मिल पाने की वजह से अब तक दम तोड़ चुके थे। सभी पैसेंजर्स और रूपिन की बॉडी को इंडियन एयरक्राफ्ट द्वारा अपने देश बुला लिया जाता है। पैसेंजर्स को लेने और यूएई सरकार की मदद के लिए ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए सिविल एविएशन मिनिस्टर शरद यादव खुद यूएई जाते हैं। वही प्लेन में रिफ्यूलिंग होते ही प्लेन एक बार फिर आसमान में होता है। अब कुछ ही देर में सुबह होने वाली थी, जिस वजह से प्लेन को अफगानिस्तान की ओर ले जाया जाता है और फाइनली 25 दिसंबर की सुबह अफगानिस्तान के कांधार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन अपनी लास्ट लैंडिंग करता है। कांधार एयरपोर्ट पर प्लेन के लैंड होते ही तालिबानियों द्वारा प्लेन को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। भारत को प्लेन के अफगानिस्तान में होने की इंफॉर्मेशन मिलती है, जिसने भारत सरकार के लिए एक नई उलझन पैदा कर दी। दरअसल उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का राज था, लेकिन इंडिया तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, जिस कारण प्लेन का अफगानिस्तान में होना इंडिया के लिए एक और परेशानी का कारण बन चुका था। एक तरफ इंडियन अथॉरिटीज का मानना था कि हाईजैकर्स को पाकिस्तान आईएसआई के एक्टिव सपोर्ट के साथ साथ तालिबान का भी सपोर्ट है, तो वही तालिबान का कहना था कि उनका मोटिव बस इंडिया और हाईजैकर्स के बीच नेगोशिएशन कराना है। तालिबान की इंटेंशंस पर भरोसा न होते हुए भी भारत सरकार ने तालिबान से पैसेंजर्स की सेफ्टी की अपील की, साथ ही हाईजैकर्स से उनकी डिमांड्स को जानना चाहा। इस दौरान हाईजैकर्स का गुरूर 7वें आसमान पर होता है। उन्हें अब लगने लगा था कि इंडिया पैसेंजर्स को रिहा कराने के लिए उनकी हर शर्त को मानेगा। इसलिए हाईजैकर्स ने इस मौके का फायदा उठाते हुए भारत के सामने 36 टेररिस्ट जो कि भारत के जेल्स में प्रिजनर्स थे, उन्हें रिलीज करने की डिमांड की। इसके अलावा हाईजैकर्स ने सजाद अफगानी की डेड बॉडी को भी मांगा, जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट और हरकत उल अंसर का कमांडर इन चीफ था, जिसको भारत की जेल से भागने के दौरान मार दिया गया था। हाईजैकर्स यही नहीं रुके, वो भारत से $200 मिलियन की फिरौती भी मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हाईजैकर्स के आगे झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो उनकी डिमांड्स को किसी भी कीमत पर नहीं मानना चाहते थे, क्योंकि टेररिस्ट को रिहा करने का मतलब होता भारत के खिलाफ फिर से आतंकवादी गतिविधियों का होना। लेकिन इन्हीं सब के बीच न्यूज चैनल्स के जरिए हर एक खबर लोगों तक जा रही थी। इन खबरों में एक पैसेंजर की मौत की खबर भी होती है और कई पैसेंजर्स के घायल होने की बात भी शुमार थी। साथ ही न्यूज चैनल्स और न्यूज़पेपर्स में प्लेन के अफगानिस्तान में होने की हेडलाइंस भी बन चुकी थी। ये सभी खबरें भारत के लोगों को बेचैन करने के लिए काफी होती है। इन खबरों के कारण सबसे बुरा हाल उन फैमिलीज का होता है जिनका कोई अपना उस प्लेन में मौजूद था। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स की फैमिलीज और रिलेटिव्स का कंसर्न केवल अपने लोगों की जान की सलामती का था। वो किसी भी तरह अपने परिवार वालों को हाईजैकर्स के चंगुल से छुड़ाना चाहते थे। इसलिए 26 दिसंबर 1999 को एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जसवंत सिंह जब हाईजैकिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उसी बीच इन फैमिलीज की भीड़ इकट्ठा हो गई और जसवंत सिंह से अपने परिवार वालों की सुरक्षा की अपील करने लगे। इसके अलावा कुछ परिवार वाले गुस्से में आकर जसवंत सिंह से हाईजैकर्स की डिमांड को पूरा करने का जोर डालने लगे। सिर्फ पैसेंजर्स की फैमिलीज ही नहीं, बल्कि ऑपोजिशन पार्टीज का भी गवर्नमेंट पर पैसेंजर्स की सेफ्टी को लेकर दबाव था। इसलिए गवर्नमेंट ने हाईजैकर्स से नेगोशिएशन करने के लिए एक टीम को कांधार भेजने का फैसला लिया।